एनसीईआरटी मंत्रणा में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत की पॉलिटी किताबों पर आधारित भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर कर रहे हैं। पिछले अंक में अब हमने प्रस्तावना पर बात की थी काफी विस्तार से। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान के स्रोत। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के किन संविधानों से प्रेरणा ली, कौन से प्रावधान अपनाए, इस पर गहराई से बात होगी। और ये जानना जरूरी है, खासकर सरकारी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, राज्य पीसीएस या एसएससी वगैरह। यहां से फैक्ट्स वाले सवाल मतलब एमसीक्यूज और एनालिसिस वाले मेंस के लिए दोनों बनते हैं। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि हर सोर्स को देखें, चाहे वो अपने देश का हो मतलब स्वदेशी या विदेशी। उसका थोड़ा इतिहास, उसका संदर्भ क्या था, कौन से मुख्य प्रावधान लिए गए, और हाँ, उनसे जुड़े अनुच्छेद या भाग भी देखेंगे जहां तक हो सके। और फिर ये भी कि उनका हमारे सिस्टम पर असर क्या पड़ा और परीक्षा के लिए क्या खास ध्यान रखना है। कोशिश रहेगी कि सब कुछ सरल भाषा में हो, जैसे एक टीचर समझाता है। अक्सर एक बात उठती है, एक आलोचना भी होती है कि भारतीय संविधान तो बस एक उधार का थैला है, पैचवर्क जैसा। इस पर थोड़ी बात करें। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इसका जवाब दिया था संविधान सभा में। उन्होंने कहा था कि भाई इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, कोई नया संविधान जब बनता है तो उसमें सब कुछ बिल्कुल नया हो ऐसा जरूरी नहीं। दुनिया भर के संविधान देखे गए, परखे गए, सही कहा। और फिर भारत की जो जरूरतें हैं, यहाँ की जो विविधता है, उसे ध्यान में रखकर मतलब सोच समझकर चीजें चुनी गई। ये सिर्फ नकल नहीं थी। बिल्कुल सही कहा। ये महज नकल नहीं थी, ये एक बहुत ही सचेत चयन और अनुकूलन था। कॉन्शियस सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन कह सकते हैं। संविधान बनाने वालों ने करीब 60 देशों के संविधानों को खंगाला था, देखा था कि कहाँ क्या अच्छा है, क्या हमारे काम आ सकता है। मकसद ये था कि दुनिया की जो बेहतरीन प्रणालियां हैं, उनकी अच्छाइयों को भारत की जमीन पर उतारा जाए, और हाँ, उनकी कमियों से भी सीखा जाए, उनसे बचा जाए। इसी पूरी प्रक्रिया से एक ऐसा संविधान बना जो भारत की अपनी मतलब बिल्कुल अनूठी जरूरतों को पूरा कर सके। जैसे एक मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा हो, पर संसदीय प्रणाली भी हो, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हों, और साथ ही सामाजिक न्याय का रास्ता भी दिखे। ब्लूप्रिंट। हाँ, अंदाजा है कि संविधान के करीब करीब 250 प्रावधान या तो सीधे इस एक्ट से लिए गए हैं या फिर काफी हद तक उससे मिलते जुलते हैं, प्रभावित हैं। ये सबसे बड़ा अकेला स्रोत है। इतना बड़ा स्रोत, मतलब आजादी के बाद भी हमने अंग्रेजों के बनाए कानून का इतना बड़ा हिस्सा रखा, ऐसा क्यों? क्या जरूरत थी? देखिए, इसके पीछे व्यावहारिक कारण थे। ये 1935 का एक्ट कोई रातों रात नहीं बना था। इसके पीछे साइमन कमीशन था, गोलमेज सम्मेलन हुए, ब्रिटिश सरकार ने काफी काम किया था इस पर। हालांकि हाँ, ये सच है कि कांग्रेस ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया था, क्योंकि असली सत्ता तो अंग्रेजों के पास ही थे इसमें। हाँ, वो तो था। लेकिन इसने एक बहुत बड़ा विस्तृत प्रशासनिक ढांचा तैयार कर दिया था। अब सोचिए, आजादी मिली, देश को चलाना है, तो एक तैयार व्यवस्था की जरूरत थी ना। हाँ बिल्कुल। तो इस एक्ट ने को आधार दिया। इसे अपनाने से क्या हुआ कि शासन में एक निरंतरता बनी रही, एकदम से शून्य से शुरू नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि इसे जस का तस नहीं उठाया। भारतीय गणराज्य के जो सिद्धांत थे, उनके हिसाब से इसमें बहुत जरूरी बदलाव किए गए। अच्छा, तो इस 1935 के एक्ट से वो कौन सी मुख्य चीजें हैं, कौन से प्रावधान हैं जो आज भी हमारे संविधान का हिस्सा हैं? कई बहुत बुनियादी चीजें हैं। जैसे पहला, संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच 3 लिस्ट बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हाँ, वो 7th शेड्यूल में है। बिल्कुल, 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद 246। और खास बात यह कि जो शक्तियां इन तीनों लिस्ट में नहीं थीं, मतलब अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर्स, वो केंद्र को दी गई, अनुच्छेद 248। इसी वजह से भारत का ढांचा संघात्मक होते हुए भी केंद्र की तरफ झुका हुआ है, जिसे हम अक्सर अर्ध संघीय या क्वाजी फेडरल कहते हैं। अच्छा, और दूसरा, राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर, प्रांतों में गवर्नर की नियुक्ति, उनकी कुछ विवेकाधीन शक्तियां, अनुच्छेद 153-163। आज भी राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं राज्यों में। हाँ। तीसरा, न्यायपालिका, जुडिशरी, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था इसमें। वही आगे चलकर भारत के सुप्रीम कोर्ट का आधार बना, अनुच्छेद 124। और राज्यों में हाई कोर्ट की व्यवस्था, अनुच्छेद 214। ठीक है। चौथा, लोक सेवा आयोग,
पब्लिक सर्विस कमीशंस, न सिर्फ केंद्र के लिए फेडरल पीएससी बल्कि राज्यों के लिए भी। अनुच्छेद 315, आज का यूपीएससी और राज्यों के पीएससीज वो यहीं से आए हैं। अच्छा, ये भी वहीं से आया। हाँ जी। फिर आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी लगाने से जुड़े कुछ प्रावधानों के बीज भी इसी एक्ट में थे, जैसे अनुच्छेद 352, 356, 360 में जो आज हम देखते हैं। ओके। और छठा, बहुत सारे प्रशासनिक विवरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के नियम, कायदे, प्रक्रियाएं और हाँ, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के लिए, 213 राज्यपाल के लिए, ये भी यहीं से प्रेरित है। वाकई 1935 के एक्ट का असर तो बहुत ही गहरा है। क्या इससे पहले के जो ब्रिटिश कानून थे उनका भी कोई योगदान रहा, थोड़ा बहुत? हाँ बिल्कुल, भारत में संवैधानिक विकास एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। तो पहले के जो औपनिवेशिक अधिनियम थे उन्होंने भी एक तरह से नींव रखी। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से थोड़ी केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। फिर 1833 का चार्टर एक्ट था, जिसने गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया। 1853 के एक्ट से सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता शुरू हुई। हाँ, यूपीएससी का आधार। जी। फिर 1858 में सत्ता कंपनी से क्राउन के पास चली गई। 1861, 1892 और 1909 के एक्ट्स ने विधान परिषदों में भारतीयों की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ाई। हालांकि हाँ, 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों ने वो पृथक निर्वाचक मंडल लाकर बंटवारे के बीज भी बो दिए थे। हाँ, उसकी आलोचना होती है। बिल्कुल, हमारे संविधान ने उसे नहीं अपनाया, बल्कि सकारात्मक कार्रवाई के लिए आरक्षण का रास्ता चुना। फिर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए, प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी, और केंद्र में 2 सदन वाली विधायिका की शुरुआत हुई। इसका असर आज की संसदीय संरचना पर दिखता है। ये तो हुई ब्रिटिश विरासत की बात, लेकिन हमारे अपने स्वतंत्रता संग्राम, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के जो विचार थे, उनका क्या योगदान रहा? संविधान को जब भारतीयता मिली वो तो वहीं से आई होगी। शी प्रभाव, नेशनलिस्ट एंड इंडिजिनस इन्फ्लुएंसेस तो संविधान की आत्मा है, कह सकते हैं। बिल्कुल। जैसे नेहरू रिपोर्ट 1928, ये भारतीयों की तरफ से अपना संविधान बनाने का पहला बड़ा संगठित प्रयास था। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसमें मौलिक अधिकारों की बात थी, संसदीय प्रणाली की एक उत्तरदायी सरकार की। इसने भाग 3 मतलब मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि तैयार की। अच्छा। फिर कराची संकल्प 1931 कांग्रेस का अधिवेशन था। इसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पास हुआ। सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बहुत जोर था। ये आगे चलकर हमारे नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपीज की प्रेरणा बना। और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946, जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान सभा में पेश किया था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने का संकल्प था। सभी नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता मिले, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, आदिवासी क्षेत्र, सबके हितों की रक्षा हो। यही संकल्प हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल का आधार बना। प्रस्तावना का आधार। हाँ। फिर गांधीवादी विचार, गांधी जी का ग्राम स्वराज्य का सपना, उसका असर हमें भाग IV में दिखता है, पंचायतों के प्रावधानों में, अनुच्छेद 243, जिन्हें बाद में 73वें संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला। हाँ, पंचायतें। और कुछ हद तक प्राचीन भारतीय परंपराएं भी, जैसे धर्म की अवधारणा जो कानून के शासन से मिलती जुलती है, या बौद्ध संघों में जो गणतांत्रिक तरीके से काम होता था, शायद उसका भी परोक्ष असर रहा हो। और हाँ, एक और चीज़, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR 1948। हालांकि ये विदेशी स्रोत है, पर यह उसी समय आया जब हमारा संविधान बन रहा था। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपनाया था और इसका असर हमारे मौलिक अधिकारों पर साफ दिखता है। तो ये तो हो गए स्वदेशी स्रोत। अब आते हैं विदेशी संविधानों पर जिनसे प्रेरणा ली गई। यहाँ ब्रिटेन का जिक्र तो सबसे पहले करना होगा, है ना? उनकी संसदीय प्रणाली से तो हम वाकिफ भी थे पहले से। याद रखना जरूरी है कि उनमें भारतीय जरूरतों के हिसाब से बदलाव भी किए। जैसे पहला तो संसदीय सरकार ही, मतलब सरकार यानी कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होगी। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 75(3). जी। दूसरा, विधि का शासन, मतलब कानून सबसे ऊपर है।
कोई कानून से ऊपर नहीं और कानून के सामने सब बराबर है, अनुच्छेद 14। ठीक है। तीसरा, विधायी प्रक्रिया, संसद में कानून कैसे बनेगा उसकी पूरी प्रक्रिया, अनुच्छेद 707 से 111 तक। ओके। चौथा, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता, अमेरिका की तरह नहीं कि केंद्र की अलग और राज्य की अलग। ये भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11। ये भारत की एकता के लिए जरूरी समझा गया। फिर मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट ही सरकार का केंद्र बिंदु होता है, प्रधानमंत्री उसके मुखिया, और रिट जारी करने की शक्ति। अच्छा, रिट्स भी। हाँ। फिर द्विसदनवाद, बाइकैमरलिज्म, केंद्र में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, अनुच्छेद 79। और संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, सांसदों को कुछ खास अधिकार और छूट मिलती है ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें, अनुच्छेद 105। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था तो ली, लेकिन हमने राष्ट्रपति का पद क्यों बनाया? जैसे अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, वैसी क्यों नहीं अपनाई? राष्ट्रपति सीधे जनता चुनती है, वही सरकार का असली मुखिया होता है और वो संसद के प्रति सीधे जवाबदेह नहीं होता। भारत की जो विविधता थी, जो उस समय के हालात थे, उनको देखते हुए संविधान निर्माताओं को लगा कि संसदीय प्रणाली ज्यादा ठीक रहेगी। इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह रहती है। जवाबदेही। हाँ, इसमें स्थिरता और जवाबदेही दोनों का संतुलन साधने की कोशिश की गई। राष्ट्रपति को बनाया गया राज्य का प्रमुख, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का, नॉमिनल हेड। असली शक्तियां दी गईं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को, हेड ऑफ गवर्नमेंट। अनुच्छेद 74 यही कहता है। ये ब्रिटिश मॉडल जैसा ही है, बस वहां राजा या रानी वंशानुगत होते हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुने जाते हैं, इसलिए हम गणराज्य हैं। अच्छा, ये स्पष्ट हुआ। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने लिखित संविधान की, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा तो मुख्य रूप से वहीं से मिली है ना? हाँ, अमेरिका का असर बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अधिकारों और न्यायपालिका के मामले में। पहला और सबसे अहम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान का भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से बहुत प्रेरित हैं। ये अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एक आजाद न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ होती है। जजों की नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना सुरक्षित होगा, उन्हें हटाने की प्रक्रिया कितनी मुश्किल होगी, अनुच्छेद 124 to 117, ये सब न्यायपालिका की स्वतंत्रता पक्की करने के लिए अमेरिकी मॉडल से प्रेरित है। ठीक है। तीसरा, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत शक्तिशाली चीज है। न्यायपालिका की वो शक्ति जिससे वो संसद या विधानसभा के बनाए कानूनों को जांच सकती है कि वो संविधान के दायरे में हैं या नहीं, अनुच्छेद 13। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। ये शक्ति भी अमेरिका से ली गई है। चौथा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 61 में। पांचवा, उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और उनका राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अनुच्छेद 63-64। अच्छा, उपराष्ट्रपति भी। हाँ। और छठा, प्रस्तावना का विचार, प्रिएम्बल। संविधान की शुरुआत में एक प्रस्तावना हो और उसकी जो भाषा है, खासकर शुरुआती शब्द हम भारत के लोग, वी द पीपल, इसमें अमेरिकी प्रभाव दिखता है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए, ये तो काफी सुना है। ये तत्व आखिर हैं क्या, और इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह लागू क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ, आयरलैंड का संविधान आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ बहुत खास चीजें ली गई। पहला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। ये असल में सरकार के लिए एक तरह के नैतिक निर्देश है कि देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कैसे लाया जाए, नीतियां बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए। नैतिक निर्देश। हाँ, लेकिन इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते। ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आज़ादी के समय देश के पास इतने साधन नहीं थे कि इन सभी लक्ष्यों को, जैसे समान काम के लिए समान वेतन या समान नागरिक संहिता, इनको तुरंत कानूनी अधिकार बना दिया जाए। लेकिन ये देश चलाने के लिए मूलभूत माने जाते हैं। अच्छा। दूसरी चीज आयरलैंड से ली गई, राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन टू राज्यसभा। हाँ।
राष्ट्रपति जो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से। अनुच्छेद 83। हाँ, वो 12 सदस्य। जी। और तीसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। अनुच्छेद 55। ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, ये भी आयरलैंड से ली गई है। भारत को राज्यों का संघ कहते हैं, पर हमने देखा कि केंद्र काफी शक्तिशाली है। ये मजबूत केंद्र वाला मॉडल कहाँ से आया? ये मॉडल मुख्य रूप से कनाडा के संविधान से प्रेरित है। पहला तो यही, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। कनाडा की तरह भारत ने भी ऐसा संघीय ढांचा चुना जहां केंद्र सरकार राज्यों से ज्यादा मजबूत है। जैसे हमने देखा, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अनुच्छेद 248, राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155, अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312, ये सब केंद्र को ताकत देते हैं। भारत की विशालता, विविधता, सुरक्षा की जरूरतें, इन सब को देखते हुए शायद ये जरूरी समझा गया। दूसरी चीज, कनाडा से सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। राष्ट्रपति चाहे तो किसी कानूनी या तथ्यात्मक सवाल पर जो सार्वजनिक महत्व का हो, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अनुच्छेद 143। अच्छा, वो सलाह वाला, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या खास लिया गया? समवर्ती सूची का विचार वहीं से है क्या? बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें ली हैं हमने। पहला, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, 7वीं अनुसूची की तीसरी लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, शादी ब्याह वगैरह। हाँ, अगर दोनों कानून बनाते हैं और उनमें टकराव होता है तो केंद्र का कानून माना जाता है। ये सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है। ठीक है। दूसरी चीज, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मतलब पूरे देश में व्यापार आसानी से हो सके, राज्यों के बीच कोई रुकावट न हो। अनुच्छेद 301, पूरे देश को एक बाजार बनाने के लिए। और तीसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग। अगर किसी साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती तो गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 108। फ्रांस की क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तो हमारी प्रस्तावना में है। तो फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस का संविधान। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से मुख्य रूप से 2 बातें ली गईं। पहला, गणतंत्रात्मक ढांचा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, मतलब देश का जो प्रमुख होगा, अध्यक्ष होगा, वो चुना हुआ होगा, वंश के आधार पर नहीं, जैसे हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत एक गणराज्य है। हाँ, रिपब्लिक। जी। और दूसरा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों महान आदर्श फ्रांसीसी क्रांति की देन है और ये हमारे संविधान के मूल दर्शन का हिस्सा है। एक न्यायपूर्ण समाज, भाईचारे वाला समाज बनाने का लक्ष्य। जर्मनी के वाइमर संविधान का भी जिक्र आता है, खासकर इमरजेंसी के संबंध में। हाँ, जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से एक खास प्रावधान लिया गया है। वो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 352, तो कुछ मौलिक अधिकार अपने आप निलंबित हो जाते हैं या राष्ट्रपति उन्हें निलंबित कर सकते हैं, अनुच्छेद 358 और 359। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत जो अधिकार हैं वो किसी भी इमरजेंसी में निलंबित नहीं किए जा सकते। ये 44वें संशोधन से पक्का किया गया। अच्छा, 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते? कभी नहीं। ठीक है। सोवियत संघ, मतलब तत्कालीन यूएसएसआर, वहां से क्या प्रेरणा मिली? सोवियत संविधान यूएसएसआर से, खासकर उसके जो समाजवादी आदर्श थे, उनसे भी कुछ चीजें ली। पहला, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भाग IVA, अनुच्छेद 51A,
ये नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरा, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। न्याय के इन 3 आयामों पर जो जोर है, उसमें समाजवादी प्रेरणा दिखती है। और तीसरा, नियोजन। पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश का विकास करने की जो सोच थी, वो भी काफी हद तक सोवियत मॉडल से प्रभावित थी। अब तो खैर योजना आयोग की जगह नीति आयोग है। जापान के संविधान से क्या लिया गया? इसका जिक्र थोड़ा कम सुनने में आता है। जापान का संविधान से एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश लिया गया है। वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अनुच्छेद 21 में इसका इस्तेमाल हुआ है, जो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका सीधा मतलब था कि कानून में जो प्रक्रिया लिखी है, बस उसका पालन होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में इसकी व्याख्या को बहुत विस्तार दिया। अच्छा, कैसे? कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया सिर्फ स्थापित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित भी होनी चाहिए। जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। इसने इसे अमेरिकी विधि की सम्यक प्रक्रिया के काफी करीब ला दिया। ये तो बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या थी। बिल्कुल। और आखिर में दक्षिण अफ्रीका, वहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है ना? हाँ, दक्षिण अफ्रीका का संविधान से 2 मुख्य बातें ली गईं। पहला, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। अनुच्छेद 368 ये बताता है कि संविधान में बदलाव कैसे किया जा सकता है। इसमें 3 तरीके हैं। कुछ चीजें संसद साधारण बहुमत से बदल सकती हैं, कुछ के लिए विशेष बहुमत चाहिए, और जो सबसे जरूरी चीजें हैं, संघीय ढांचे से जुड़ी, उनके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए। ये प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन जितनी लचीली है, ना अमेरिका जितनी कठोर। बीच का रास्ता है, भारत के लिए उपयुक्त। संतुलन। जी। और दूसरी चीज, दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो कुल मिला के इतने सारे स्रोत, इतनी सारी अलग अलग जगहों से चीजें ली गईं, परीक्षा के लिए इन सबको याद रखना भी एक चुनौती है। क्या इसका कोई संक्षिप्त सारांश मिल सकता है रिवीजन के लिए? हाँ, बिल्कुल। चलिए एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं कि किस मुख्य स्रोत से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीजें ली गई हैं। ये वन लाइनर की तरह काम आ सकते हैं रिवीजन में। भारत सरकार अधिनियम 1935, संघीय ढांचा, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण, संविधान का खाका। ठीक है। ब्रिटेन, संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, रिट्स, द्विसदनवाद, संसदीय विशेषाधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक अधिकार, भाग 3, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, आर्टिकल 13, राष्ट्रपति पर महाभियोग, R61, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना का विचार। ओके। आयरलैंड, नीति निदेशक तत्व, DPSP, भाग 4, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति चुनाव की विधि, आर्टिकल 55। जी। कनाडा, सशक्त केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, आर्टिकल 248, राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 143। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद की संयुक्त बैठक, 8(108). फ्रांस, गणराज्य की अवधारणा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता। जर्मनी, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन, 8359। ओके। सोवियत संघ, USSR, मौलिक कर्तव्य, 851A, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, 821। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया, 8368, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। लेकिन सबसे जरूरी बात, जैसा हमने शुरू में कहा था और डॉक्टर अंबेडकर ने भी जोर दिया था, ये सिर्फ उधार नहीं था। हर प्रावधान को भारतीय मिट्टी के लिए, भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला गया, बदला गया, अनुकूलित किया गया। इसी अनुकूलन, इसी एडेप्टेशन ने हमारे संविधान को इसकी अपनी खास पहचान और ताकत दी है। तो ये थी भारतीय संविधान के विविध स्रोतों पर हमारी आज की काफी विस्तृत चर्चा। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी सभी सुनने वालों के लिए, खासकर जो UPSC, राज्य PCS, SSC या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए उपयोगी साबित होगी। हमने कोशिश की कि फैक्ट्स के साथ साथ उनके पीछे की सोच भी समझ में आए। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि इतने अलग-अलग धागों से बुना होने के बाद भी भारतीय संविधान इतना सुसंगत, इतना कोहेरेंट दस्तावेज कैसे बना रहा? वो कौन सी चीज़ है जो इन सब अलग-अलग स्रोतों से ली गई बातों को एक साथ पिरोती है और इसे आज भी, इतने सालों बाद भी इतना जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखती है? शायद इसका जवाब हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शी और भारतीय समाज की जो ग्रहण करने की क्षमता है, उसमें छिपा है। बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। अगर आप पूरी भारतीय राजव्यवस्था को इसी तरह स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमारी एनसीईआरटी मंत्रणा प्लेलिस्ट जरूर देखें। आपको वहां एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पर आधारित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर ऐसी ही गहरी चर्चा मिलेगी। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, अगर ये आपके लिए उपयोगी रही, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अंक आप चूके नहीं। इस अंक को लाइक करें और अपनी राय, अपने सवाल या कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।